हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। इसका मतलब था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड तरीके से पेश करना ताकि मैनेजमेंट इस आधार पे डिसीजंस ले सके। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सबसे पहला काम जो करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का करेगा। इसमें हम इसी टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है वो स्टेटमेंट्स जो साल के एंड में बनती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। Management often has to take many important decisions which will taken on the basis of internal and external information. The financial statements like PL account and balance sheet only shows what has happened. For the purpose of taking decisions, we have to further analyze these according to the requirement of management. We will discuss in this lecture how can we analyze and interpret the meaning of financial statements for this purpose. मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाने ज़रूरी होते हैं, जिसके लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहे वो इंटरनल हो या बाकी इन्फॉर्मेशन जो एक्सटर्नली अवेलेबल है उस आधार पे डिसीजंस लेता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको ये बताते हैं कि क्या हुआ है। इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, जो सिर्फ अकाउंटिंग के फील्ड वाले को ही समझ में आएंगे। बट इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें फर्दर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को सिंपल बना सकें और बाद में इसका मीनिंग बता सकें। हम इस टॉपिक में इसी काम को जो है वो समझेंगे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका अर्थ क्या है? It is the process of determining financial strength and weaknesses of a firm by establishing strategic relationship between the items of balance sheet and PL account. इसमें हम बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट के बीच एक रणनीतिक संबंध क्रिएट करके हम बता सकते हैं कि फर्म की क्या क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या इसकी वीकनेसेस हैं। According to Myers, financial statement analysis is largely a study of relationship among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statements and study the trend of these factors as shown in series of statements. Financial statement जो है वो फाइनेंशियल फैक्टर की बीच की रिलेशनशिप की एक स्टडी है। ये जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं या फाइनेंशियल फिगर्स हैं, हम इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाते हैं और हम इसकी फर्दर स्टडी करते हैं। द पर्पज़ इज़ टू डायग्नोज द इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस काम के करने का मकसद होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन को डायग्नोज करें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलाज शुरू करने से पहले जो डॉक्टर है पेशेंट को एग्जामिन करता है, बिल्कुल उसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। मोटिव्स, इस काम को करने के मकसद क्या है? पहला मकसद है कि पता लगाया जा सके कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैसी है। सेकंड, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे जो काम कंपनी करती है उनमें कंपनी कितनी एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। दूसरा इसका मोटिव है। तीसरा है असेस द मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी को असेस करना भी इसका मोटिव है। नेक्स्ट है कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन और सोल्वेंसी पोजीशन के बारे में पता लगाना। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना, कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। और सोल्वेंसी पोजीशन का मतलब है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जो है वो पता करना कि कंपनी अपने द्वारा लिए गए कर्ज को पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। नेक्स्ट है टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन, एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ
कंपैरिजन करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो, आप फ्यूचर का फोरकास्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का काम करते हो, और आखिरी है कंपनी की प्रीवियस ईयर में क्या प्रोग्रेस रही, इस चीज़ को हम पता करने के लिए भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का काम करते हैं। कौन कौन सी पार्टीज़ इस काम में इंटरेस्टेड हो सकती है? पहली तो इन्वेस्टर्स, चाहे वो मौजूदा निवेशक हों, चाहे वो इंटरेस्टेड निवेशक हों, जो इंटरेस्ट रखते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सेकंड जो पार्टी है वो क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों ने कंपनी को उधार दिया हुआ है, जिन लोगों ने या जिन ऑर्गेनाइजेशन ने कंपनी को उधार माल सप्लाई किया था। मैनेजमेंट खुद भी इसमें इंटरेस्टेड होती है। बैंकर्स एंड लेंडर्स, जिन्होंने बैंक को कर्ज दिया है, वो भी इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि वो इस चीज़ को पता कर सकें कि उनके द्वारा दिया गया कर्ज वापस आएगा या नहीं आएगा। एम्प्लॉइज़ जो हैं कंपनी की वैल्यूएबल एसेट हैं, वो इस काम को इसलिए करते हैं कि पता लगाया जा सके कि कंपनी उनको सैलरी दे सकती है, वेजेस दे सकती है, कंपनी के बेनिफिट्स, उनके जो बेनिफिट्स हैं, कमीशंस हैं, बोनस है, वो इस आधार पे ही कंप्यूट किया जाएगा। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्टेड होती है, और टैक्सेशन अथॉरिटी भी इस काम के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये एक्सटर्नल हो सकता है और इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल पार्टीज़ जैसे कि सप्लायर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के काम में इंटरेस्टेड हो सकती हैं। इस काम को करने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ पब्लिश्ड डाटा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। पब्लिश्ड डाटा जैसे कि जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो इंटरनल एनालिसिस है वो करता है कंपनी का खुद मैनेजमेंट या कंपनी के मेंबर्स या कंपनी के एम्प्लॉइज़ वो भी इस काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट उनकी एडवांटेज ये है कि उनके पास पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन भी होगी और अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि वो कंपनी के पार्ट है और कंपनी की उनको अंदरूनी जानकारी भी होगी, तो वो बेहतर ढंग से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है इट मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जब आप किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को उसी कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल डाटा से कंपेयर करते हो। अच्छा, इस काम को करने के लिए कंपनी जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाती है या फिर ट्रेंड एनालिसिस का काम करती है। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या चीज़ है, ट्रेंड एनालिसिस क्या चीज़ है, हम ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। ऑन द अदर हैंड इट मे बी वर्टिकल। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो वर्टिकल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी एक कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को किसी दूसरी या बहुत सारी कंपनीज़ की फाइनेंशियल डाटा के साथ कंपेयर करना। इस काम को करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स जैसे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, उनका यूज़ किया जाता है। इनकी डिटेल भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर। ये काम आपने करना कैसे है। सबसे पहले आप ये निर्धारित करो कि आप ये काम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो। अगर आपका उद्देश्य है कि आपने कंपनी की सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है, तो आप इनकम स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करो। अगर आपका मकसद है कि फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना है, तब आप बैलेंस शीट को एनालाइज करो। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट द डाटा इन विच यू आर इंटरेस्टेड। उस डाटा को सिलेक्ट करो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। उसमें फिर उस डाटे के जो डाटा है उसके ऊपर कुछ टूल्स को अप्लाई करो, टेक्निक्स को अप्लाई करो,
ताकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो सके, ताकि आप उसका नेक्स्ट का काम कर सकें, जैसे कि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये टूल्स आप जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट या ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। और आखिर में जब आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट या ट्रेंड एनालिसिस बना लिया, तो आपका आखिरी का काम होगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को का मीनिंग बताना है कि इस ट्रांजैक्शन या इस एनालिसिस का मीनिंग क्या है। आपने कमेंट करना होता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी में कहाँ पे कमियाँ हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे निर्भर है। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को ही कवर करती हैं, नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को टोटली इग्नोर करती हैं। तो जो डिसीजन आपने सिर्फ अधूरी जानकारी के बेस पे लिए हैं वो आपके सही नहीं हो सकते। ये पहली लिमिटेशन है। सेकंड, decisions should be taken after taking into account the other factors related to business। आपने जो डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होता है। बिकॉज ऑफ विंडो ड्रेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें जो डाटा है बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो ताकि इन्वेस्टर्स या फिर आउटसाइड एजेंसीज़ के ऊपर कंपनी की अच्छी पोजीशन का इम्प्रेशन जमाया जा सके। अगर विंडो ड्रेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुई है तो इस आधार पे अगर आपने डिसीज़न कोई ले लिया तो वो गलत ही होगा। नेक्स्ट है इंटरफर्म कंपैरिजन समटाइम मे बी डिफ़िकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन पॉलिसीज, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। आप एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि दोनों कंपनी की पॉलिसीज़ अलग अलग हों, उनके मेथड्स अलग अलग हों, प्रोसीजर्स अलग अलग हों। इस केस में आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट कमी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओनली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स विच ओनली टेल्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी इन द पास्ट एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्राइस लेवल चेंजेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, मतलब पास्ट के डाटा के ऊपर निर्भर करती हैं और जो प्राइस लेवल में चेंजेस आए हैं उसको ध्यान में ही नहीं रखती, जबकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लेशन जो है उसको कंसिडर किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ लैक ऑफ रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अभी नया फील्ड है, इसमें रूल ऑफ थंब बहुत कम है। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि वो बेसिस जिस आधार पे आप कह सकते हो कि ये कंपनी जो है अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, इसकी कम है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और इसकी नहीं अच्छी। मतलब आप किस आधार पे ये कमेंट करोगे उसका कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये अभी इवोल्यूशन स्टेज के ऊपर ही है। सो ये था आपका लेक्चर। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।